जी। तो ये आपका सब्जेक्ट है पूरे का पूरा लॉ एंड बीसीआर, जिसमें लॉ की वेटेज है 60 मार्क्स की एंड बीसीआर की वेटेज कितनी है 40 मार्क्स की। ये आपका पेपर नंबर 2 पूरा है 100 मार्क्स का। चलिए अब मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं जो 4 सब्जेक्ट हैं, पहला सब्जेक्ट अकाउंट्स आपने 11th 12th में पढ़ा हुआ है, दूसरा सब्जेक्ट अभी रुको, तीसरा सब्जेक्ट इको आपने 11th 12th में कहीं पढ़ा हुआ है, फोर्थ सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी सॉरी क्यूए मैथ्स आपने 11th 12th में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। पर जो ये दूसरा सब्जेक्ट आ रहा है जिसका नाम है लॉ एंड बीसीआर, इसमें से बीसीआर का पोर्शन भी 11th 12th में कहीं ना कहीं आपने कम्युनिकेशन के रूप में पढ़ा हुआ है, पूरा नहीं बट काफी हद तक पढ़ा हुआ है बीसीआर 11th 12th के अंदर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के रूप में। बट ये सब्जेक्ट एकदम ऐसा है जो आपने पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा ये सब्जेक्ट जिसे लॉ कह रहे हैं। और इंस्टीट्यूट हमारा सीए इंस्टीट्यूट इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते ही अकाउंट्स और लॉ ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें फाउंडेशन लेवल पे भी रखा हुआ है, फाउंडेशन के बाद इंटर लेवल आता है वहां पर भी रखा हुआ है, और फिर सीए फाइनल लेवल पर भी रखा हुआ है। तो फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों लेवल पर आपको ये दोनों पेपर्स मिलते हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो चाहे वह लॉ हो। ठीक है, अब सवाल उठा सर लॉ का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड लॉ? लॉ का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। मीनिंग ऑफ लॉ, लॉ का मतलब क्या होता है लिखिएगा, मेरे साथ लिखते जाइएगा। जो मैं नोट्स बना रहा हूं, जो भी मैं नोट्स लिख रहा हूं वो सब आप मेरे साथ लिखते जाएंगे। जो भी मैं लिख रहा हूं अपनी कॉपीज में लिखते जाइएगा। लॉ में आपकी पूरी के पूरे नोट्स बनेंगे, पूरी की पूरी एक कॉपी बनेगी आपकी। ठीक है, चले तो लिखिएगा। लॉ मीन्स सेट ऑफ रूल्स framed by government to control the conduct oblique behavior of persons। लॉ का मतलब क्या है? लॉ का मतलब है सेट ऑफ रूल्स। लॉ का मतलब क्या है? सेट ऑफ रूल्स, यानी कि रूल्स का एक ग्रुप है। सेट मतलब ग्रुप, ग्रुप ऑफ रूल्स जो किसने बनाया है? जो सरकारों ने बनाया है। किसने बनाया है? सरकार ने बनाया है। अच्छा, किस लिए बनाया है? ताकि लोगों के बिहेवियर को, ताकि लोगों के कंडक्ट को नियंत्रित किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑब्लिक बिहेवियर ऑफ द पर्सन्स, ताकि लोगों के बिहेवियर को, ताकि लोगों के कंडक्ट को नियंत्रित, कंट्रोल किया जा सके। क्या मतलब है इसका? चलिए मतलब समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है राम, सुबह सुबह का वक्त था, गया अपनी मम्मी के पास, कहने लगा मम्मी 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 मुझे आशीर्वाद दो। मम्मी ने कहा अच्छा क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह आशीर्वाद, बोलना क्या हुआ। इसने कहा मम्मी मेरी क्लास में एक लड़का है सोहन, मुझे आशीर्वाद दो, आज मैं उसका मर्डर कर सकूं। मम्मी यहां पर क्या कहेगी? अच्छा क्या किया उसने? राम ने कहा मम्मी कल उसने मुझे चांटा मारा है, आज मैं बदला लेना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दो मैं उसका मर्डर कर सकूं। अच्छा मम्मी यहां पर क्या कहेगी? जा बेटा आशीर्वाद है मेरा, विजयी भव, आयुष्मान भव, कल्याण हो। क्या मम्मी ऐसा कहेगी? क्या मम्मी ऐसा आशीर्वाद देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मम्मी को एक डर है। मम्मी को एक डर है कि बेटा अगर तूने सोहन को मारा, सोहन को पीटा, तो फिर हमारी सरकारों ने कुछ नियम बनाए हुए हैं जो कहते हैं कि अगर आपने किसी को मारा, किसी की हत्या की, तो कहां जाना पड़ेगा? जेल जाना पड़ेगा। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो नियम जो सरकार ने बनाए हुए हैं, जो कहते हैं कि अगर किसी को मारा पीटा तो जेल जाना पड़ेगा, ये नियम मम्मी को ये आशीर्वाद, विजयी भव का आशीर्वाद देने से रोक रहे हैं? हाँ, रोक रहे हैं। या दूसरे शब्दों में मम्मी के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं? हाँ, कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो नियम
जो सरकार ने बनाए हैं, जो कि मम्मी के या फिर किसी भी पर्सन के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या ऐसा पॉसिबल है बिना हेलमेट के बाइक को 100 की स्पीड पे ले जाओ और रेड लाइट क्रॉस कर जाओ? नहीं, क्योंकि सरकार ने कुछ नियम बना रखे हैं भाई। सरकार के कुछ नियम बने हुए हैं जो कहते हैं इस तरीके से बिना हेलमेट के, बिना लाइसेंस के रेड लाइट क्रॉस नहीं कर सकते, इतनी स्पीड पे बिल्कुल नहीं चला सकते। ये नियम है जो कि आपको ऐसा करने से रोक रहे हैं। यस, तो ये नियम जो बने हुए हैं वो क्या है? वही तो लॉ है। तो वो सब नियम जो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, आपको हत्या वगैरह करने से रोकते हैं, आपको रेड लाइटें क्रॉस करने से रोकते हैं, ये सब क्या है? लॉ है। क्लियर हो गई इतनी बात? कोई दिक्कत यहां तक? चले, आई होप लिख लिया आपने भाई। लिख लिया तो डन का मैसेज दे दिया करो, लिख लिया तो डन का मैसेज दे दो। और हर चीज जो मैं लिखवा रहा हूं वो मेरे साथ लिखते जाना है। जो भी मैं लिखवा रहा हूं मेरे साथ लिखते जाना है। लिख लिया हो तो डन का मैसेज दे दीजिएगा। चले आगे बढ़ सकते हैं। अब सवाल उठा, लॉ बनता कैसे है, किस तरीके से बनता है, कानून कैसे बनता, कैसे? देखिएगा, लिखिएगा सोर्सेस ऑफ लॉ। सोर्सेस ऑफ लॉ इन इंडिया। भारत में लॉ कैसे बनता है, भारत में कानून कैसे बनता है? हाँ जी, इंडिया में सबसे पहला सोर्स है लॉ का इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ, इंग्लिश लॉ का मतलब वो अंग्रेज बनाते हैं कानून। वो अंग्रेज सुबह से शाम तक अपना तेल निकलवाते हैं, तेल निकलवा के, मतलब तेल निकलवाने का मतलब रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने का मतलब मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, और बनू के मेहनत कर के कानून बना के ला देते हैं अपने देश के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। जब वो ले आते हैं, इंग्लैंड के अंदर कानून ले आते हैं, हम उनसे पूछते हैं बना लिया? वो कह रहे हैं हाँ बना लिया। भाई साहब बड़ी मेहनत लगी, बहुत मेहनत लगी। हमने कहा सब ठीक तो है ना? वो कहते हैं हाँ, मतलब ठीक है, बन गया अब तो। हम कहते हैं ठीक है, चलो अब हम कॉपी कर लेते हैं इसे। भाई साहब, हमारे भारतवर्ष में जितने भी कानून आज की डेट में हैं, 70% कानून, नियर अबाउट 70%, 70% एज इट इज कॉपी है किसकी? इंग्लैंड की। हमने कोई दिमाग लगाया नहीं अपना उन 70% में। 70% कानून एज इट इज इंग्लैंड की कॉपी है। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है? क्या अगर वहां से उठाए भी हैं तो कबूल भी तो कर रहे हैं कि हमारे लॉ का सबसे पहला सोर्स कौन सा है? इंग्लिश लॉ। ताकि कोई भी पूछेगा यार तुमने लॉ सही नहीं बनाया, हम कहेंगे अंग्रेज है ही ढक्कन, अकल ही नहीं है ना लायक हो। तो इंग्लिश लॉ, तो वो बेचारे रिसर्च कर करके जो कानून बनाते हैं, हम एज इट इज ले आते हैं। परफेक्ट एग्जांपल आप जानते होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11th-12th के अंदर भी आ गए हैं आजकल तो थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हैं? वो बेचारे इंग्लैंड वाले सुबह से शाम तक बनाते हैं, बनू के थक जाते हैं। हम कहते बना लिया ना, बड़ी मेहनत की तुमने, चलो आ जाओ अब इंडिया को दे दो, हम यहां कॉपी कर लेते हैं। चले जी आगे। सेकंड, अब उन इंग्लैंड वालों में इतना दिमाग आया कहां से? भाई साहब सुबह सुबह उठ के दूध में हॉर्लिक्स डाल के अगर पिएंगे तो फिर दिमाग तो आएगा ही, तो इसलिए वो ऐसी ऐसी रिसर्च कर डालते हैं ना। तो सर हम भी तो पीते हैं सुबह सुबह। हाँ हम पीते हैं चाय, हम पीते हैं चाय, वो भी मिलावटी दूध वाली होती है। चलो थोड़ा सा तो दूध होता ही है, वो दूध भी कभी कभी कमाल कर जाता है। और जब जब वो दूध कमाल करता है तब तब हम इंडिया के अंदर भी लॉ बना देते हैं, वेरियस इंडियन लॉ। कभी कभी हम भी अपने कानून बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेचारे इंग्लैंड वालों ने वहां पे बनाए नहीं होते। तो जहां इंग्लैंड वाले अपने कानून नहीं बनाते वहां पे हम अपने बना देते हैं, तो उसे कहते हैं वेरियस इंडियन लॉ। अच्छा, इंडियन लॉ कैसे बनते हैं? बस अगला टॉपिक आ रहा है कि इंडियन लॉ कैसे बनते हैं। फिलहाल पहला सोर्स क्या हमारा? इंग्लिश, यानी कि जो इंग्लैंड वाले लॉ बनाते हैं वो हमारा सोर्स है। दूसरा वेरियस इंडियन लॉ, मतलब कभी कभी हम भी अपने देश में कानून बनाते रहते हैं। कैसे बनाते हैं अभी बताऊंगा। थर्ड,
हमारे यहां पर डिफरेंट अदालतें हैं, हर स्टेट में अपना हाई कोर्ट है, पूरे देश का एक सुप्रीम कोर्ट है। यहां पर डेली बेसिस में हजारों डिसीजंस डिलीवर हो जाते हैं, बट उनमें से खासकर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजमेंट ये भी कानून बन जाते हैं। तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो भी हमारे देश का कानून है। हर स्टेट का अलग हाई कोर्ट है, हर पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली के अंदर। ये सब सिविक्स के अंदर सुन रखा होगा। तो इन्होंने जो कह दिया, इन्होंने जो बात कह दी, क्या वो भी कानून है? द आंसर इज यस, वो भी कानून है। फोर्थ पॉइंट, ट्रेड एंड कस्टम्स। कई बार कानून कैसे बनता है? हमारे एक्सपीरियंस से बनता है। कानून कैसे बनता है? हमारे एक्सपीरियंस से बनता है। कैसे? हमारे एक्सपीरियंस से कैसे बनता है? देखिएगा हुआ क्या। इंडिया में टॉयज आया करते थे चाइना से। पूरी वर्ल्ड मार्केट में चाइना का 70% हिस्सा था। पूरी वर्ल्ड की टॉय मार्केट में चाइना का 70% हिस्सा था। और इंडिया में जो टॉय आ रहे थे उनमें 90% हिस्सा था। यानी कि इंडिया में हमारी इतनी बड़ी आबादी, जो टॉय, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वो 90% टॉयज या खिलौने चाइना से आते थे। केवल 10% हम या तो बाकी देशों से मंगाते थे या अपने देश में कुछ बनाते थे। अब ये चाइना वाले ना अपने आप को बड़ा ज्यादा कलाकार समझते थे। इन्होंने क्या किया, जो ये यूरोप और यूएस वगैरह में भेजते थे टॉयज, उनकी क्वालिटी अच्छी थी। और हमारे यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पे जो भेजे जाते थे, इनकी क्वालिटी बड़ी गंदी थी। गंदे गंदे केमिकल्स का यूज हो रहा था यहाँ टॉय बनाने के लिए। बुरी क्वालिटी के टॉयज आ रहे थे। अब हमारी सरकार ने जब इस प्रॉब्लम को देखा कि इन टॉयज से कई तरीके के स्किन के डिजीज, स्किन की प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे छोटे छोटे बच्चों को, तो उन्होंने चाइना से पहले तो रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज इस तरीके के खिलौने यहाँ ना भेजें। बट वो अपनी उसमें था, उसने कहा नहीं, तुम्हारे लिए यही ठीक है। हमने कहा अच्छी बात है, अगर हमारे लिए ये ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक आदेश दिया कि आज के बाद चाइना से टॉयज नहीं आएंगे। आज के बाद चाइना से टॉयज नहीं आएंगे। अब आटे दाल का भाव पता लग गया उन्हें। 1 साल तक चाइना के टॉयज पर बैन रहा पूरा। ये मौका मिल गया इंडियन जो टॉय इंडस्ट्री था उसको खड़ा करने का भी। खैर वो अलग बात है, बट फिलहाल अब ये जो चाइना से टॉय नहीं आएंगे, ये बात कहां लिखी गई थी? क्या किसी इंग्लिश लॉ में लिखी है? इंग्लैंड में लॉ बना? नहीं। क्या किसी भारत में कोई कानून पास हुआ? नहीं। क्या किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जजमेंट आया? नहीं। तो ये बात कहां से पता लगी? एक्सपीरियंस से पता लगी। ये एक्सपीरियंस कैसे हुआ? सरकार को एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट का जो एक्सपीरियंस था ना, वहां से पता लगा कि चाइना के खिलौनों में प्रॉब्लम है, तो उन्हें नहीं मंगाया जाना चाहिए। तो उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। तो ये कैसे पता लगी? गवर्नमेंट के एक्सपीरियंस से, जिसे हम कहते हैं ट्रेड एंड कस्टम। तो क्या ये भी कानून का पार्ट बन गया? अब अगर चाइना से खिलौनों के इंपोर्ट पर बैन है, ये कानून बन गया, तो क्या मैं कॉलर ऊपर करके कह सकता हूं ना मैं मंगाऊंगा, मैं तो हर हालत में मंगा के रहूंगा? लॉ कहता है ऐसे थोड़ा ना होता है यार। जब कानून बन गया ना, सरकार ने नियम बना दिया, तो नहीं बना सकते। तो ये भी कानून का पार्ट है। द आंसर इज यस। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनसे मिलकर कानून बनता है। गेटिंग इट? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ सकते हैं? बोलते रहो, डन का मैसेज देते रहो भाई, डन का मैसेज देते रहो। अब मैंने आपसे एक बात कही, मैंने कहा भारत में कानून कैसे बनाए जाते हैं। चलिए अब मैं इस बात पे आता हूं कि भारत में कानून किस तरीके से बनाए जाते हैं। लिखते रहिएगा मेरे साथ, हर चीज लिखते रहिएगा, जो भी मैं लिख रहा हूं प्लीज लिखते रहिएगा। How the law is framed in India. भारत में कानून कैसे बनाया जाता है?
भारत में, हमारे देश में कानून कैसे बनाया जाता है, ये बात पता लगती है कॉन्स्टिट्यूशन से, भारत के संविधान से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान बनाता है, वहीं पर कि भारत में कानून कैसे बनाया जाता है। अच्छा, संविधान कैसे बनाता है? भारत के संविधान के अंदर ना डिफरेंट सरकारों की पावर्स दे रखी है। पावर्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स। कहां दे रखी है ये पावर? भारत के संविधान में। तो भारत के संविधान में डिफरेंट कोर्ट्स की पावर दे रखी है और उस पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सरकारों की पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इनफैक्ट 3 तरीके की लिस्ट दी गई हैं, जिनमें से पहली लिस्ट का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट, सॉरी यूनियन लिस्ट। दूसरी लिस्ट का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। तीसरी लिस्ट का नाम है स्टेट लिस्ट। कोई भी चीज जो कि यूनियन लिस्ट में आती है, दोबारा सुनिएगा, कोई भी लिस्ट यूनियन लिस्ट, कोई भी चीज अगर यूनियन लिस्ट का पार्ट है तो इसका मतलब है कि वहां पर कानून बनाने की पावर केवल और केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉ। कुछ भी अगर स्टेट लिस्ट में आता है तो इसका मतलब वहां पर कानून केवल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और कोई नहीं। ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉ। केवल स्टेट गवर्नमेंट वहां पर कानून बना सकती है और कोई नहीं। फिर आती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है कि ऐसी लिस्ट है जहां पर कुछ भी अगर आया तो वहां पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। ये सारा ज्ञान आपको 7th, 8th, 9th, 10th में सिविक्स की किताबों में दिया गया होगा। बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉ। तो कुछ भी जब यूनियन लिस्ट में है तो कौन कानून बनाएगा? वहां पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। कोई एग्जांपल सर? यस, हमारे देश में इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ भी कानून होगा तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। हमारे देश में कंपनीज से रिलेटेड कोई भी कानून होगा तो उसे कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है। स्टेट लिस्ट में क्या आता है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एग्रीकल्चर, इनसे रिलेटेड कोई भी कानून होगा कौन बनाएगी? स्टेट लिस्ट में आएंगे। फिर आते हैं कंकरेंट लिस्ट, जहां पे सेंटर भी कानून बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन। एजुकेशन बोले तो आप अगर मान लीजिए इस टाइम महाराष्ट्र में बैठे हैं तो महाराष्ट्र का बोर्ड होता है। यस। क्या महाराष्ट्र में सीबीएसई बोर्ड भी चलता है? यस। ये जो महाराष्ट्रन बोर्ड है ये स्टेट गवर्नमेंट का है और सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आप यूपी में बैठे हैं तो एक यूपी बोर्ड भी चलता है जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, और सीबीएसई बोर्ड भी चलता है जिसे अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। तो एजुकेशन पे दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। यस। सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई चलाती है एजुकेशन में, और हर एक स्टेट का अपना अपना बोर्ड भी चलता है। हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ठीक है ना, मध्य प्रदेश बोर्ड। आगे सिमिलरली हेल्थ, आप देखते होंगे लोकल जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी अस्पताल जिन्हें आप कहते हैं। ये सरकारी अस्पताल भी 2 तरीके के होते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है और एक एम्स जैसे हॉस्पिटल।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आजकल तो डिफरेंट स्टेट्स में खुलते जा रहे हैं। जो कौन बना रहा है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्थ से रिलेटेड कानून बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आज के बाद कि हमारे देश में कानून कौन बना रहा है, तो आप कहेंगे रुक जाओ, सवाल अधूरा है। हमारे देश में कानून कौन बना रहा है, पहले ये बताओ कि वो कौन सी लिस्ट में है जहां पे कानून बनना है। अगर वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है तो कह देना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट का पार्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट, और कंकरेंट का है तो मतलब दोनों में से कोई भी बना सकता है ये कानून हमारे देश में। क्लियर हो गई इतनी बात? चले, तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि अगर कोई चीज यूनियन लिस्ट का पार्ट है तो वहां पे कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून कैसे बनाती है? हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून कैसे बनाती है? चलिए आइए ये समझना शुरू करते हैं। लिख लिया यहां तक? लिख लो लिख लो लिख लो, पहले लिख लो। चलिए शुरू करें। फ्रेमिंग ऑफ लॉ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फ्रेमिंग ऑफ लॉ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कानून कैसे बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट कानून कैसे बनाती है? लो जी, स्टेप नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी चीज पे अगर कानून बनाना है तो सबसे पहले एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है। फॉर्मेशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी। अब एक्सपर्ट, सर ये एक्सपर्ट कहां से आते हैं? ये एक्सपर्ट होते हैं नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सीनियर जजेस, सीनियर एडवोकेट्स, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स, उनके सीनियर जजेस या फिर एक्स जजेस जो भूतपूर्व जजेस थे या फिर भूतपूर्व एडवोकेट्स। तो यही लोग मिलकर कानून बनाते हैं। कौन कौन होता है? दोबारा से रिकॉल करो। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सीनियर जजेस, सीनियर एडवोकेट्स, एक्स एडवोकेट्स, एक्स जजेस, ये लोग मिलकर कानून बनाते हैं। गेटिंग इट? फॉर्मर यानी कि एक्स क्या होता है? अरे यार ये एक्स शब्द तो आप इतना प्रयोग करते हो, पूछो नहीं। अरे वो मेरी एक्स है, अरे वो मेरा एक्स था। तो ये तो ऐसे धड़ल्ले से यूज होता है वर्ड, बताओ। ये लोग मिलकर कानून बनाते हैं। गेटिंग इट? चले, तो इन्हें कहते हैं एक्सपर्ट। तो ये जो एक्सपर्ट की कमेटी है ये क्या करती है? ये कानून लिखती है, पूरे का पूरा कानून लिखती है। अब कानून लिखने के बाद ये क्या करते हैं? दिस कमेटी डू द ड्राफ्टिंग का मतलब लिखना ऑफ एनी लॉ। तो किसी भी कानून को लिखने का काम ये कमेटी करती है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, अब इस जो ड्राफ्टिंग हुई है इस ड्राफ्टिंग को पेश किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट कमेटी होती है, प्रेजेंटेड बिफोर यूनियन कैबिनेट। प्रेजेंटेड बिफोर द यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट के सामने इसे पेश किया जाता है। यूनियन कैबिनेट में हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, हमारे होम मिनिस्टर आते हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विदेश मंत्री आते हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर आते हैं,
हमारे HRD ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड मिनिस्टर्स आते हैं। ये बड़े बड़े लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोग हैं, इनके सामने यूनियन कैबिनेट के सामने ये कानून पेश किया जाता है। जब इस पे यूनियन की भी अप्रूवल लग जाती है, यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल लग जाती है, ऐसे बड़े बड़े मिनिस्टर्स के ग्रुप की अप्रूवल लग जाती है, उसके बाद इस कानून को पेश किया जाता है पार्लियामेंट में। तो स्टेप नंबर 3, प्रेजेंटेड बिफोर पार्लियामेंट। अब जब ये पार्लियामेंट में लाया जाता है तो कैसे लाया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ बिल, एज अ बिल लाया जाता है। क्या बना है ये? बिल। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाना है। कानून किस चीज पे बनाना है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाना है फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट पर, कंपनीज के ऊपर कानून बनाना है। तो सबसे पहले ये बिल होगा, बिल। तो ये घटना थी 2012 की, तो इस बिल का नाम पड़ा कंपनीज बिल 2012, क्योंकि 2012 के अंदर यह बिल लोकसभा और राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया, तो इसका नाम था कंपनीज बिल 2012। ठीक है जी। अब हुआ क्या, ये बिल को पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में। आप जानते हैं पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। बिल को इन दोनों से पास कराना होता है। अब मान लीजिए लोकसभा ने इसे पास कर दिया, अब ये गया राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने भी इसे पास कर दिया। अब तक जो चीज बिल थी, अब तक जिस चीज को आप बिल के नाम से पुकार रहे थे, जैसे ही वो यहां पास हुआ, अब वो बिल नहीं रहेगा, अब वो बन जाएगा एक्ट। क्या बन जाएगा? बिल नहीं, अब वो एक्ट बन जाएगा। तो अभी तक जिस चीज को आप कंपनीज बिल कह रहे थे, अब वो कंपनीज एक्ट बन चुका है। क्या बन चुका है? कंपनीज एक्ट। तो अब उसको नाम क्या देंगे? कंपनीज एक्ट। अब परंतु इसके बाद सुनना, राज्यसभा से भी पास हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया, उसके बाद ये अब साइन होने के लिए जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। हमारे राष्ट्रपति साहब इस पर अपने साइन करते हैं। जब इनके साइन हो जाते हैं प्रेसिडेंट साहब के, तो फिर जिस ईयर में साइन होते हैं वो ईयर इसके आगे जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट पर साइन किए गए 2013 में, तो उसका नाम पड़ा कंपनीज एक्ट 2013। क्या नाम पड़ा? कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारा एक्ट बनकर सामने आ गया, कंपनीज एक्ट 2013। आगे कानून यहीं पे कंप्लीट नहीं होता, अब ये एक स्टेप और आखिरी स्टेप रह गया है। तो आखिरी स्टेप कौन सा? कितने स्टेप? नंबर 4 हो गए हैं। अब आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 ये लास्ट स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहां पर एक नोटिस इशू किया जाता है सरकार के द्वारा। ये जो सरकार के द्वारा नोटिस इशू किया जाता है ना, इसे कहते हैं नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिफिकेशन का मतलब नोटिस। कौन इशू कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही है। नोटिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही है, कहां पर? एक स्पेशल न्यूज़पेपर होता है जहां पर ये नोटिस इशू किए जाते हैं, जिसे कहा जाता है बाय एन ऑफिशियल गैजेट। इन ऑफिशियल गैजेट, ये गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर होता है जहां पे गवर्नमेंट के सारे डिसीजंस आते हैं, तो इसे कहते हैं ऑफिशियल गैजेट। इस नोटिफिकेशन में डेट लिखी जाती है कि ये जो कानून हमने बनाया है ये किस दिन से इफेक्टिव होगा। से फॉर एग्जांपल कंपनीज बिल कब आया था? 2012 में। एक्ट कब बना? 2013 में। अब इफेक्टिव डेट क्या थी? कंपनीज बिल की या कंपनीज एक्ट की इफेक्टिव डेट थी इफेक्टिव
फ्रॉम 1st of April 2014. गेटिंग इट? नहीं रविंदर यादव जी, पहले 8 जून तक, फिर 9 जून से ऐप पे ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ जी। तो कंपनीज एक्ट, इट वॉज अ बिल टिल 2012। ये एक्ट बन गया 2013 में, बट इफेक्टिव कब से हुआ? 1st of April 2014 से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिस निकाला अपने ऑफिशियल गैजेट के अंदर, यानी कि अपने ऑफिशियल न्यूज़पेपर के अंदर, उसमें इसकी इफेक्टिव डेट लिखी गई 1st April 2014। तो इस प्रकार से कोई भी कानून एग्जिस्टेंस में आता है हमारे देश में, इस प्रकार से। समझ आई बात? कोई दिक्कत यहां तक? एक बार डन का मैसेज दे दीजिए भाई, एक बार डन का मैसेज दे दीजिए। चले, अब अगली बात। 2 चीजें होती हैं। एक चीज होती है जिसका नाम है लॉ, और एक चीज होती है जिसका नाम है एक्ट। तो एक है लॉ और एक है एक्ट। क्या ये दोनों सेम होते हैं? नॉर्मली हम इन्हें सेम समझते हैं कि लॉ कह दो, एक्ट कह लो, बात एक है। एक नहीं होता कभी भी। अच्छा, एक्ट के अंदर अगर मैं रूल्स जोड़ दूं, एक्ट के अंदर अगर मैं रेगुलेशंस जोड़ दूं, एक्ट के अंदर अगर मैं नोटिफिकेशंस जोड़ दूं, अभी बात की ना नोटिफिकेशंस, तो जाकर बनता है लॉ। तो क्या मैं कह सकता हूं लॉ तो बहुत बड़ी टर्म है? हाँ, क्योंकि लॉ में ना केवल एक्ट बल्कि रूल प्लस रेगुलेशन प्लस नोटिफिकेशन सब आते हैं। द आंसर इज यस। ये सब मिलकर बनता है लॉ। तो सर एक्ट कैसे बनता है? अभी हमने बात की। एक्ट कैसे बनता है? पहले बिल होता है, फिर लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, फिर एक्ट बनता है। तो एक्ट का फ्रेम होना हमने देखा। अब रूल्स और रेगुलेशंस में क्या फर्क होता है देखते हैं। रूल्स और रेगुलेशन में क्या फर्क है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लिख के जा रहा हूं, मेरे साथ लिख लीजिएगा। कंपनीज एक्ट अगर आप देखेंगे तो कंपनीज एक्ट में ना एक जगह लिखा हुआ है कि एवरी प्रिस्क्राइब्ड कंपनी टू हैव अ वुमन डायरेक्टर। मतलब हर वो कंपनी जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। 11th-12th में एक चीज आपने सीखी है, वो क्या? कि कंपनियां 2 तरीके की होती हैं, एक प्राइवेट हो सकती है, एक पब्लिक हो सकती है। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं भी हैं तो भी शायद आपने सुना होगा न्यूज़पेपर या कहीं ना कहीं न्यूज चैनल्स वगैरह पे कि कंपनियां, ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। शायद ये सुना होगा साइंस वाले बैकग्राउंड वालों ने। अब सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे सिलेबस में ही है कंपनीज एक्ट, तो वो हम कराएंगे, फाउंडेशन के अंदर ही कराएंगे। फाउंडेशन में भी है, इंटर में भी है, फाइनल में भी है, ठीक है ना। चले, तो फिलहाल क्या कहता है जी? कह रहा है एवरी प्रिस्क्राइब्ड कंपनी। मुझे बताओगे वैसे कंपनियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, क्या ये पता लग रहा है कि वो कौन सी कंपनी है जो कि प्रिस्क्राइब्ड है? क्या ये पता लग पा रहा है कि वो कौन सी कंपनी है जो कि प्रिस्क्राइब है और जिसे वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा? सोचो सोचो, बताओ फटाफट बताओ, वो कौन सी कंपनी है जो कि प्रिस्क्राइब है? क्या ये पढ़ के पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा। यानी कि एक्ट में ये बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रही कि वो कौन सी कंपनी है जो कि वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी। ये बात क्लियर नहीं है, एक्ट को पढ़कर ये बात क्लियर नहीं हो रही। तो फिर क्या मैं कह सकता हूं कि अब मुझे फर्दर गाइडेंस जरूरी है? यस, फर्दर गाइडेंस मुझे चाहिए होगी। अब ये फर्दर गाइडेंस मुझे कौन देगा? फर्दर गाइडेंस रिक्वायर्ड। ओके, अब ये फर्दर गाइडेंस मेरे पास कहां से आएगी? ये फर्दर गाइडेंस मुझे 2 जगह से आ सकती है। ओके, पहला, शायद ये सरकार मुझे ये गाइडेंस दे, ये गाइडेंस मुझे शायद सरकार दे, और या फिर सरकार नहीं दे तो सरकार की कोई एजेंसी दे, एजेंसी ऑफ
गवर्नमेंट। तो शायद ये गाइडेंस सरकार दे या फिर सरकार की कोई एजेंसी, किसी एजेंसी का नाम बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल सेबी, शायद ये गाइडेंस मुझे दें। तो अगर तो ये फर्दर गाइडेंस, क्योंकि कानून देखकर, एक्ट देखकर पता नहीं लग रहा, तो मुझे फर्दर गाइडेंस की जरूरत है। और अगर ये फर्दर गाइडेंस सरकार की तरफ से आती है तो ये गाइडेंस कहलाती है रूल्स। परंतु अगर यही गाइडेंस सरकार की किसी एजेंसी लाइक आरबीआई, लाइक सेबी, इनकी तरफ से आती है तो ये गाइडेंस कहलाती है रेगुलेशंस। लो जी, समझ आया? तो चाहे रूल्स हो या रेगुलेशंस हो, दोनों की दोनों ही मिल जाएंगी एक्ट के अंदर, प्लस नोटिफिकेशंस भी जुड़ जाएंगी, तब क्या बनेगा? हमारा लॉ बनेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि लॉ एक बहुत बड़ी टर्म है एज कंपेयर टू एक्ट? एक्ट तो बहुत छोटी टर्म है भाई, तो लॉ तो बहुत बड़ी टर्म है, बोलो ना हाँ। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ सकते हैं आगे ही। चले और आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठा, सर हमारे सिलेबस में जो लॉ है वो कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का है। अच्छा, जो आपके सिलेबस में लॉ है उस लॉ को अपन लोग नाम देते हैं बिजनेस लॉ। इसे हम कमर्शियल लॉ भी कहते हैं। इसे अपन लोग मर्केंटाइल भी कहते हैं। बिजनेस, कमर्शियल या फिर मर्केंटाइल, तीनों का एक ही मतलब होता है, व्यापार। तो हमारे सिलेबस में जो लॉ है वो व्यापारिक लॉ है। कितने का? 60 मार्क्स का, 60 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर है, ध्यान रखना, जहां आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर। बहुत जोर देंगे हम लोग कि लिखा कैसे जाता है, कानून को लिखा कैसे जाता है, इन बातों पे बहुत जोर देने वाले हैं हम, ठीक है? फिलहाल अपनी क्लासेस में बहुत जोर देंगे। हाँ जी, अब हमारा बिजनेस लॉ हो, कमर्शियल लॉ हो या मर्केंटाइल लॉ हो, इन तीनों ही लॉ को, अब हमारे तीनों ही लॉ की अगर मैं बात करें तो हमारे सिलेबस में है क्या क्या? बिजनेस लॉ तो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होते हैं उसमें। तो हमारे सी इंस्टीट्यूट ने इतना पूरा बिजनेस लॉ नहीं रखा हमारे सिलेबस में। तो कौन कौन सा लॉ रखे हैं हमारे सिलेबस में? है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर हमारे सिलेबस में है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स एक्ट 1930, ये हमारे सिलेबस में है। थर्ड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फोर्थ, कंपनीज एक्ट 2013। फिफ्थ, लिमिटेड लायबिलिटी
जी लिख लिया, पढ़े आगे चले। अब इससे पहले कि हम सिलेबस शुरू करें अपना, एक और चीज, लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक एलिमेंट मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी जिसका नाम है सेक्शन। सेक्शन का मतलब क्या होता है? बड़ी सीधी सी बात है। अगर आप कोई भी बुक अपनी ओपन करेंगे, कोई भी बुक, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, किसी भी बुक के अंदर आपको सबसे पहले एक इंडेक्स मिलेगा। वो इंडेक्स शुरू होगा सीरियल नंबर से, फिर उसके अंदर आएगा कंटेंट कह दो या टॉपिक कह दो, या टॉपिक कह दो। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है, उनके अंदर टॉपिक्स आ रहे होते हैं, ऐसे ही होता है। अब एक नॉर्मल बुक और लॉ की बुक में फर्क होता है। जब कोई लॉ की बुक बनती है या कोई लॉ बनता है, तो ये जो सीरियल नंबर है ना, इनको नाम दिया जाता है सेक्शन। तो जो साधारण बुक के अंदर जो सीरियल नंबर है, वही लॉ की बुक में क्या कहलाता है? सेक्शन कहलाते हैं। तो सेक्शन 1 2 3 4 5 6 ये सारी चीजें हैं, ठीक है। किसी भी लॉ की बुक में जब भी सेक्शन 1 डलता है, तो सेक्शन 1 बताता है कि ये जो लॉ आप पढ़ रहे हैं, इसकी इफेक्टिव डेट क्या है। इफेक्टिव डेट, जो भी आप लॉ पढ़ रहे हैं, इसकी इफेक्टिव डेट क्या है। किसी भी लॉ के अंदर सेक्शन 2 क्या बताता है? जो आप लॉ पढ़ रहे हैं उसमें डिफरेंट डेफिनेशंस यूज होंगी, वो डेफिनेशंस कौन कौन सी होंगी, वो डेफिनेशन क्या होंगी। तो सेक्शन 1 के अंदर क्या आता है? इफेक्टिव डेट क्या है, ये कानून किस दिन एग्जिस्टेंस में आया। दूसरी बात, इसमें जो डेफिनेशंस होंगी, वो डेफिनेशन कौन कौन सी होंगी, परिभाषाएं हिंदी में जिन्हें आप कहते हैं। फिर आता है सेक्शन 3 से लेकर आगे की गेम। सेक्शन 3 से आगे जितना भी कुछ लिखा जाता है सेक्शन के अंदर, तो किसी भी सेक्शन में सेक्शन 3 एंड ऑनवर्ड्स जो कुछ भी लिखा जाता है, उसे कहा जाता है प्रोविजंस। कि लॉ का प्रोविजन क्या है, मतलब सेक्शन का प्रोविजन क्या है, सेक्शन में क्या लिखा गया है। तो सेक्शन 3 के आगे सब कुछ लॉ के प्रोविजंस होते हैं, सब कुछ सेक्शन में लिखे हुए प्रोविजंस होते हैं। प्रोविजंस का मतलब है कानून, जो कि लॉ मेकर ने उस सेक्शन के अंदर या फिर उस सीरियल नंबर के अंदर लिखा है। वो सारा कानून जो उस सीरियल नंबर के अंदर लिखा गया है, किसके द्वारा? कानून निर्माताओं के द्वारा, जिन्होंने कानून बनाया, लॉ मेकर्स, उनके द्वारा जो भी किसी कुछ पार्टिकुलर सेक्शन में लिखा गया, वो सब कुछ क्या कहलाता है? प्रोविजंस कहलाता है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछा जाए तो सेक्शन में क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? सेक्शन में प्रोविजंस होते हैं। सेक्शन में क्या होता है? प्रोविजंस होते हैं। अब इन सेक्शंस को भी पढ़ने का एक तरीका होता है। कैसे पढ़ा जाता है देखिएगा। सेक्शंस कैसे पढ़े जाते हैं, लिख लिया आई होप, यहां तक लिख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं लिखा लिख लीजिएगा। जी, अब समझिएगा सेक्शन कैसे फ्रेम किया जाता है, या सेक्शन को कैसे पढ़ा जाता है। हाउ टू रीड एनी सेक्शन। हाउ टू रीड एनी सेक्शन। देखो जी, एक सेक्शन में आपके सामने लिख रहा हूं, सेक्शन 274(1) G H। हालांकि इसके ऊपर भी जा सकता है, इसके आगे भी जा सकता है, बट फिलहाल अब इसे पढ़ना शुरू कीजिएगा। इसे कैसे पढ़ा जाता है? ये जो 274 है, इसे कहा जाता है मेन सेक्शन।
ये हमारा सेक्शन है। इसके आगे जो पहला ब्रैकेट आया वो कहलाता है सब सेक्शन। इसके आगे जो अगला ब्रैकेट आया वो कहलाता है क्लॉज। फिर जो अगला ब्रैकेट आया वो कहलाता है सब क्लॉज। समझ आई बात? सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, इस तरीके से किसी भी सेक्शन को पुकारा जाता है। सर क्या आपको नहीं लग रहा जिंदगी झंड सी हो जाएगी? फिर ये इतना कुछ हम याद करेंगे नंबर को? ना, आपको याद नहीं करना। फाउंडेशन लेवल पे सीए इंस्टीट्यूट की क्लियर डायरेक्शन है कि बच्चों पे अत्याचार नहीं करना, तो बच्चों को सेक्शन याद नहीं करना। बट फिर भी कुछ 40-50 सेक्शन मैं आपको बताता जाऊंगा, नोट्स में भी लिखवाता जाऊंगा कि अगर वो याद मतलब उनको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। समझ आई बात? वो सेक्शन याद कर लिए तो बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम में। क्यों? क्योंकि सेक्शन लिखने से एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत सुधरती है। अगर इंटर और फाइनल हो तो मैं कहूंगा सेक्शन के बिना जिंदगी बेकार है, जाना ही नहीं लॉ के पेपर में सेक्शन याद किए बिना। बट फाउंडेशन लेवल पे फिर भी 30-40 सेक्शन मैं खुद लिखवा दूंगा नोट्स के अंदर कि ये सेक्शन जरूर 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 लिखने हैं। ठीक है, चले। तो आपको सेक्शन कहां तक याद करने हैं? आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने पेपर में बस यहां तक याद करने हैं, सेक्शन और सब सेक्शन तक। आपको ना कभी क्लॉज पे आना पड़ेगा ना सब क्लॉज पे आना पड़ेगा। परंतु मैंने कहा सेक्शन को पढ़ा जाता है सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए एक सेक्शन है सेक्शन 268 जिसका नाम है जिसमें आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन। कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 ब्रैकेट में 68, फिर आता है सेक्शन 2 ब्रैकेट में 54 जो बताता है मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन। फिर आता है सेक्शन 2 ब्रैकेट में 53 जो मैनेजर की डेफिनेशन बताता है। फिर आता है सेक्शन 2 ब्रैकेट में 70 जो कि प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन बताता है। अब मुझे एक बात बताना, क्या इनमें आपस में कहीं भी कोई भी कनेक्शन नजर आ रहा है? कोई कनेक्शन नहीं है। एक चीज कह रहा है ये क्या है, दूसरी चीज कह रहा है वो क्या है, तीसरी चीज कह रहा है ये क्या है, चौथी चीज कह रहा है वो क्या है। भाई सब दूर दूर पता नहीं कहीं आपस में कनेक्शन है ही नहीं। कोई किसी चीज की डेफिनेशन है, कोई किसी चीज की, कोई किसी चीज की, कोई किसी चीज की। तो ध्यान रखना आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, जब भी किसी सेक्शन में आपस में कोई कनेक्शन ना हो, ये कब पॉसिबल है? केवल एक जगह, जब डेफिनेशन बन रही हो। केवल डेफिनेशन के वक्त ये पॉसिबल है कि जब भी किसी सेक्शन में कोई कनेक्शन ना हो तो उसके आगे का जो पहला ब्रैकेट है, जो सेक्शन के आगे का पहला ब्रैकेट है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्लॉज। तो सर अभी तो आपने बताया सेक्शन के बाद सब सेक्शन आता है। हाँ, पर जब सेक्शन 2 की बात होती है, डेफिनेशन की बात होती है, जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, तो वहां पर सेक्शन के बाद पहला ब्रैकेट कहलाता है क्लॉज। तो अब इसे आप कैसे पुकारते हैं? सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 54, सेक्शन 2 क्लॉज 53। गेटिंग इट? तो यानी कि सेंस नो कनेक्शन, 10 पहला ब्रैकेट क्या है? क्लॉज कहलाता है। पहला ब्रैकेट हमारा क्लॉज के नाम से पुकारा जाता है। ठीक हो गई इतनी बात? चले, अब आइए दूसरी तरफ। सेक्शन 2 को साइड पे रख दीजिएगा। सेक्शन 2 को आपने साइड पे रखा, बाकी सेक्शंस की तरफ आइएगा। बाकी जितने भी सेक्शन बनते हैं, ध्यान रखना, जितने भी सेक्शन बनते हैं, बना कौन रहा है? मैंने बताया ना, चीफ फॉर्मर जस्टिस, फॉर्मर सीनियर एडवोकेट्स, जस्टिस, इतने बड़े बड़े लोग बना रहे हैं जो सुबह से शाम तक कानून से खेलते रहते हैं, जिनकी नसों में भी कानून घुसा हुआ है। तो वो लोग कानून बना रहे हैं। तो जब वो कानून बनाते हैं तो बड़ा ध्यान रखते हैं कि सारी संबंधित चीजें, ऑल कनेक्टेड मटेरियल, वो सारा एक ही सेक्शन में लिख दें। कैसे? एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं।
सेक्शन 96(1) ये बताता है कंपनी की मीटिंग कब होगी। सेक्शन 96(2) ये बताता है कंपनी की मीटिंग कहां होगी। सेक्शन 96(3) ये बताता है कंपनी की मीटिंग क्यों होगी। अब एक बात बताओ, 96(1) बता रहा है कंपनी की मीटिंग कहां, 96(2) कंपनी की मीटिंग 96(1) बता रहा है कंपनी की मीटिंग कब, 96(2) बता रहा है कंपनी की मीटिंग कहां, 96(3) बता रहा है कंपनी की मीटिंग क्यों। क्या आपस में कोई कनेक्शन है? हाँ, कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि तीनों ही चीजें कंपनी मीटिंग की बातें कर रही हैं। एक कह रहा है कब, एक कह रहा है क्यों, एक कह रहा है कहां। तो क्या आपस में कहीं कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है भाई। और ध्यान रखना, लॉ मेकर यही तो चीज देखते हैं, वो सारी कनेक्टेड चीजें एक ही सेक्शन में डाल के रखते हैं। इसलिए केवल सेक्शन 2 यानी कि डेफिनेशन को छोड़कर बाकी सारे के सारे सेक्शन में आपको कभी टेंशन नहीं आएगी कि कहां क्लॉज पढ़ना है, कहां सब सेक्शन, क्योंकि डेफिनेशन के सेक्शन को छोड़कर बाकी सभी सेक्शन को क्या पढ़ा जाता है? सब सेक्शन। क्यों? क्योंकि उसे बड़े समझदार लोग बना रहे हैं जिन्हें पता है, और वो सारी संबंधित चीजें एक ही सेक्शन के अंदर डाल देते हैं। तो इसलिए हर सेक्शन को हमेशा सब सेक्शन के साथ पुकारा जाता है। सेंस कनेक्टेड 10, जो पहला ब्रैकेट है उसे अपन लोग नाम देते हैं सबसेक्शन। क्या नाम देते हैं उसे अपन लोग? सबसेक्शन। क्लियर है? उसे अपन लोग सबसेक्शन का नाम देते हैं। आगे बढ़ सकते हैं? बोलो ना हाँ। चलिए, तो एक बात पता लगी आज, वो क्या कि सेक्शन के आगे सबसेक्शन आता है, मगर एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। एक जगह ऐसा है जहां पर ये नहीं लगेगा, वो क्या है? डेफिनेशन। डेफिनेशन में सेक्शन के आगे पहला ब्रैकेट पढ़ा जाता है क्लॉज। डेफिनेशन के अलावा हर सेक्शन के आगे अगला ब्रैकेट क्या पढ़ा जाता है? सबसेक्शन पढ़ा जाता है। आई होप क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर? चले